सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नए वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का, हिंदी ग्रामर चैप्टर 2, वर्णमाला और लिपि। वर्णमाला और लिपि। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे और जहाँ मैं रीड कर रहा हूँ वहाँ आप उंगली रखेंगे, उंगली रख के आप पढ़ेंगे उसको। चैप्टर 2, वर्णमाला और लिपि। देखिए, पढ़िए और समझिए। राम बैठा है, राम बैठा है। श्याम लिखता है, विनोद पढ़ता है। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे तीनों वाक्य तीन तीन शब्दों के योग से बने हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों की योग से बने हैं। जैसे राम बैठा है, र आ म अ, राम। ब आई ठ आ, बैठा। ह आई है, राम बैठा है। ये यहाँ पर शब्दों का वर्ण विच्छेद, वर्णों का विच्छेद किया गया है, वर्ण विच्छेद किया गया है। श्याम लिखता है, श य आ म अ, श्याम। ल ई ख अ त आ, लिखता। हा आई है। यहाँ पर भी इस सेंटेंस का भी वर्ण विच्छेद किया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई में इसको विभक्त कर दिया गया है। सबसे छोटी इकाई मतलब इससे अधिक उनका कोई विच्छेद नहीं किया जा सकता है। उसको इससे छोटे वर्णों में या इससे छोटे भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ये सबसे छोटी इकाई है वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके बताया गया है। लास्ट आप देख लेंगे, विनोद पढ़ता है। नेक्स्ट, ऊपर तीनों वाक्यों में ध्वनि चिन्हों को अलग करके लिखा गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसकी शक्ति बड़ी है क्योंकि वर्णों से भाषा बनती है। जैसे उपरोक्त उदाहरणों के प्रत्येक वाक्य में तीन तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द वर्णों से बने हैं, अतः वर्ण ही भाषा के आधार होते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं तथा वाक्यों से भाषा बनती है। इसलिए वर्ण को भाषा की लघुतम इकाई कहा जाता है। भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटे ध्वनि चिन्ह जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि शब्दों का जो वर्ण विच्छेद किया गया है, ये जो वर्ण विच्छेद दिखाया गया है, ये सबसे छोटा भाग है, इससे ज़्यादा विभक्त नहीं किया सकता है। इसीलिए वर्णों को सबसे छोटी इकाई कहा गया है। ध्वनि, वर्ण और लिपि। मौखिक भाषा ध्वनियों के माध्यम से बोली जाती है। ध्वनि को स्वर भी कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि लेखन के संकेतों को लिपि कहते हैं। वर्णों के निश्चित वर्णक्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्वनि को स्वर कहते हैं। ध्वनि मीन्स हमारे मुख से जो आवाज़ निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, वो एक ध्वनि के रूप में निकल रहे हैं और सबसे छोटा जो है ना, वो ध्वनि स्वर है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। उसी को अगर हम लिख देते हैं तो वो लिखित रूप में वर्ण कहलाता है। ध्वनि लेखन के संकेतों को लिपि कहते हैं।
अब लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो आ ई उ इस तरीके से लिखते हैं, और अगर अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो ए बी सी डी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इंग्लिश इंग्लिश है और हिंदी हिंदी है। यहाँ पर लिपि चेंज हो रही है, वर्ण चेंज हो रहे हैं। तो इन्हीं ध्वनि लेखन के संकेत जो दिए जा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। हिंदी जो होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के निश्चित वर्णक्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अभी हमने समझा कि वर्ण क्या है। वर्ण बहुत सारे होते हैं, उनके निश्चित वर्णक्रम समूह, निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की जो लिखने की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को बोलने के लिए, स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अपने आप में परिपूर्ण होता है, उसको किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, वो स्वतंत्र होता है। तो जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। स्वर के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। अब स्वर के भेद, अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा और प्लुत स्वर। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। दीर्घ मीन्स तो वैसे भी बड़ा होता ही है ना। और प्लुत स्वर, अब देखिएगा ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत क्या है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋ, अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। जैसे हमने क्या अभी ह्रस्व स्वर में क्या पढ़ा था हमने? अ, ई, उ, ऋ, है ना। अब दीर्घ स्वर को पढ़िएगा, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। लग रहा है दोगुना समय लग रहा है। अ, ई, उ, आ, ई, उ। पहले मैंने ह्रस्व पढ़े, उसके बाद दीर्घ बोले। दीर्घ में दोगुना समय लग रहा है। तो ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब देखिएगा प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना अधिक समय। अभी देखिएगा ह्रस्व स्वर में हमें जो टाइम लग रहा था उससे 2 गुना टाइम लगेगा किसमें? दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर में ह्रस्व से 3 गुना टाइम लगेगा, वो प्लुत स्वर होंगे। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जो बीच में ओ का उच्चारण आ रहा है, देखिएगा ओ, लग रहा है टाइम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से 3 गुना समय लगे
उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। स्वर के रूप। अब स्वर के रूप देखिए, स्वर के दो रूप होते हैं। स्वर के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो मूल रूप और एक मात्रा रूप। एक तो मूल रूप में लिखा जाता है कि जैसे कि बड़ा की मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा लगती है, और दूसरा उसे मूल रूप में भी लिखा जाता है। तो पहला तो हो गया मूल रूप, और दूसरा उसको मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दो रूप होते हैं। मूल रूप। शब्द रचना में स्वर का प्रयोग जब स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो वे अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे आम, इमली, ईख, ओखली, औजार, उपटन, ऊंट, एड़ी, ऐनक आदि। आप यहाँ देख रहे हैं कि आम, बड़ा आ, अपने मूल रूप में प्रयोग किया गया है। इमली, छोटी ई, अपने मूल रूप में प्रयोग की गई है। इसी तरह से सारे शब्द ईख, ओखली, औजार, उपटन, ऊंट, एड़ी, ऐनक आदि, इनमें बोल्ड वर्ड, बोल्ड लेटर्स आप देख लीजिएगा। बड़ी, ओ, औ, ऊ, ऊ, ए, आई इत्यादि अपने मूल रूप में प्रयोग किए गए हैं। अब मात्रा रूप में आप देखिएगा, स्वरों का मेल जब व्यंजन वर्णों के साथ होता है तब स्वर मात्रा रूप में बदल जाते हैं, जैसे काम, लिखना, नील, रुकना आदि। काम, का में बड़ा आ की मात्रा रूप में प्रयोग की गई है। लिखना, छोटी की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा, ना में बड़ा आ की मात्रा रूप में प्रयोग की गई है। इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पर जो वर्ण है, स्वर वर्ण, वो मात्रा रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार से स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो मूल रूप में, दूसरा मात्रा रूप में। अब आप स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, और तो आप इन्हें, और इनका प्रयोग भी बताया गया है, मात्रा का स्थान भी बताया गया है, आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। नोट। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। रा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का प्रयोग रा के बाद होता है, जैसे रुकना, रूप आदि। रा के साथ री का प्रयोग प्रचलन में नहीं है। ऋषि की जो मात्रा होती है, रा ऋषि वाला जो होता है, उसकी मात्रा जो होती है, जैसे कृष्ण में जो नीचे कृष्ण की की मात्रा लगी रहती है, वो ऋरी की मात्रा जो होती है, उसका प्रयोग रा के साथ प्रचलन में नहीं है, ये बताया गया है। अतिरिक्त स्वर। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव हिंदी वर्णमाला पर भी पड़ा है। अंग्रेजी के अनेक ऐसे शब्द हिंदी में घुल मिल गए हैं जिन्हें शुद्ध रूप में लिखने के लिए नई लिपि चिन्ह की आवश्यकता अनुभव की गई है। इसके लिए औ को अतिरिक्त स्वर के रूप में हिंदी में मान्यता मिली है। उदाहरण देखिए, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे सारे व्यंजन यहाँ दिए गए हैं, क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। इस तरीके से व्यंजन यहाँ बताए गए हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, इस प्रकार से तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें का से मा तक 25 व्यंजन होते हैं। पिछले पेज 11 नंबर, पेज नंबर 11 पे आप देखिएगा, अभी जो मैंने पढ़े थे व्यंजन, उसमें आप देखिएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस तरीके से 25 व्यंजन बताए गए हैं। ये स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा, तालु, जीव, ओष्ठ के सहयोग से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें य, र, ल, व 4 व्यंजन होते हैं। पीछे आप देख सकते हैं, इसमें पेज नंबर 11 पर डायग्राम के ऊपर अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न होता है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें श, श, सा, ह व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मीन्स जो हमारे मुख से जब निकलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं,
ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। हमारे गले में जो है घर्षण होता है, हाँ, घर्षण के द्वारा निकलते हैं, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि श, श, सा, ह, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन वर्णों के सहयोग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षत्र, ज्ञ, श, दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे क और श के मेल से श, श। ओके। त, र, त्र, ज, ञ, ज्ञ, श, र, स्र, इस तरीके से संयुक्त व्यंजन है। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे कंस, हंस, वंश आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हा जैसा होता है। जैसे प्रातः, अतः आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक एवं मुंह की सहायता से किया जाता है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे चांद, आंख आदि। ण तथा ढ का हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं। जैसे पेड़, बूढ़ा आदि। ये विकसित ध्वनियाँ हैं, इन्हें डा के नीचे एक बिंदी लगा के इन्हें प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। उदाहरण क, ख, ग, घ आदि व्यंजन से अ निकाल देने पर व्यंजन के नीचे हल चिन्ह, हलंत जिसे कहते हैं, लगाया जाता है। जैसे क प्लस अ, का में हलंत लग गया। ख प्लस आ, खा में हलंत लग गया, क्योंकि हम इसमें से स्वर को अलग कर रहे हैं। ग प्लस आ, घ प्लस आ आदि। संयुक्ताक्षर, दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना रहने पर दोनों संयुक्त हो जाते हैं, वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। व्यंजनों को संयुक्त करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। पाई वाले व्यंजन को संयुक्त करते समय पाई हटा देते हैं। जैसे कच्चा, म्यान, ध्यान, सभ्य आदि। इनमें चा, मा, धा तथा भा की पाई हटाकर इन्हें संयुक्त किया गया है। का, फा को संयुक्त करने के लिए उनकी आधी चोंच हटाकर संयुक्त किया जाता है। जैसे क्या, क्यारी, मक्खन, मुक्त, रफ्तार, हफ्ता आदि। घुंडीदार, ट, ठ, द। आप इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। अन्य व्यंजनों से रा का संयोग, ये भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको एक बार ये ऑनलाइन क्लास में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा इनको। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में भी नहीं आएंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह में जिस अंग का स्पर्श करती है उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिह्वा मीन्स जीभ, जीभ जिस स्थान का स्पर्श करती है, टच करती है उस स्थान को, वो उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण तालिका क, ख, ग, घ, ण, ह। विसर्ग, इनका कंठ से उच्चारण होता है। क, का कंठ से निकल रहा है का। ओके, तो इसी तरह से तालु, मूर्धा, दंत। तालु जो हमारे जीभ के ऊपर वाला, मुंह में ऊपर वाला हिस्सा होता है, ए वाला हिस्सा, उसे हम तालु कहते हैं। ई, बड़ी, चा, चा, चा। आप देखिएगा आपकी जीभ ऊपर टच कर रही होगी। च, च। ओके। नेक्स्ट मूर्धा, री, ट, ट। आपकी जीभ ऊपर साइड जा रही होगी, और जो गहराई वाला हिस्सा है वो ऊपर साइड में, वो मूर्धा है। दंत, आपकी टंग जो है ना वो दांतों को स्पर्श कर रही होगी। त, थ, द, ध, देखिएगा आप करके। ओष्ठ, होंठ के स्पर्श से जो उच्चारण होता है उन्हें ओष्ठ। जैसे ऊ, ऊ, प, फ, देखिएगा ओष्ठ से इसका उच्चारण निकल रहा है। नासिका, ण, न, म, नाक के स्वर से निकल रहा है। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से जो होता है वो कंठ तालु। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों का जहाँ पर स्पर्श होता है, दोनों की क्रिया से
जो उच्चारण होता है वो कंठोष्ठ। और दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के दोनों के स्पर्श से जो होता है वो दंतोष्ठ। ध्यान दीजिएगा, भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटे ध्वनि चिन्ह जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि लेखन के संकेतों को लिपि कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं। दो व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक जैसे दो व्यंजन जब आपस में संयुक्त होते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एक चीज़ और देख लीजिएगा आप, ये प्रश्नों के उत्तर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसको हम क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ में नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप अभी यहाँ टिक कर लीजिएगा इसको। वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट इसका आंसर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा थर्ड, ध्यान दीजिएगा थर्ड। स्वर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा फोर्थ। ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों में क्या अंतर है? आप पेज नंबर 10 निकालिएगा, पेज नंबर 10। ह्रस्व और दीर्घ स्वर की जो हेडिंग है दोनों की डेफिनेशन आप लिखेंगे, वही उसमें अंतर है। व्यंजन किसे कहते हैं? इनकी कितनी संख्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? इनकी कितनी संख्या है? आप पेज नंबर 11 देखिएगा, व्यंजन हेडिंग दी गई है, सेकंड नंबर व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। और इसमें आपको दिया भी गया है कि इनकी संख्या 25 होती है। ये देखिएगा आप, सॉरी 25 नहीं, इनकी संख्या 33 होती है। ये टोटल 33 होते हैं, 33, आप इनकी संख्या 33 लिखेंगे। नेक्स्ट, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। संयुक्ताक्षर पेज नंबर 12 निकालिएगा, पेज नंबर 12 में हेडिंग दी गई है, इस बॉक्स के ऊपर देखिएगा। संयुक्ताक्षर, दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न रहने पर दोनों संयुक्त हो जाते हैं, वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देना है आपको तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं।